चलिए, गुड आफ्टरनून सबको। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। ठीक है जी। जो हमारा सब्जेक्ट है पेपर नंबर 1। ठीक है जी। सब्जेक्ट का नाम ज्यूरिस्प्रूडेंस, इन्विटेशन एंड जनरल लॉज। ठीक है, ये हमने शुरू किया है, शुरुआत करवाई है मैंने कहां से। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना शुरू किया है? चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम क्या है? लॉ रिलेटिंग टू। किससे रिलेट करता है लॉ? आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और मीडिएशन। ठीक है जी। और इस चीज के लिए जो लॉ बना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा लॉ? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ठीक है जी। ये पहला लॉ है जो इस चीज से रिलेट करता है। ओके, ये मैंने अभी शुरू नहीं करवाया। मैंने आपको कहा था यहां तक पहुंचने से पहले हम क्या करेंगे, समझेंगे कि क्यों ये आया या इसकी जरूरत क्यों है। और इसका जवाब क्या है? सीधा सा कि हमारी जो जुडिशरी है, यानी कि जो कोर्ट है, उनके ऊपर क्या है जी? बर्डन काफी ज्यादा है। किस चीज का? डिस्प्यूट्स को सोल्व करने का। यानी कि नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स क्या है? ज्यादा, और नंबर ऑफ कोर्ट क्या है जी? कम। मैंने कल सबको बताया था, जो बच्चा आज से आया है या आज ही क्लास लगा रहा है, वो इस चीज को ऐसे समझो कि क्या है जी, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो पार्टीज डिस्प्यूट को सोल्व करवाने के लिए कहाँ जाती हैं? कोर्ट में। ये डिस्प्यूट कौन सोल्व करते हैं? कोर्ट। एंड कोर्ट के पास धीरे धीरे क्या हो गया जी, जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स बढ़ते गए। यानी कि कोर्ट्स के पास नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स काफी ज्यादा हो गए और नंबर ऑफ कोर्ट या नंबर ऑफ जजेस कम था। ठीक है जी। डिस्प्यूट ऐसे बढ़ते गए, कोर्ट के पास समय इतना होता नहीं कि सारे डिस्प्यूट्स को सोल्व कर सके। तो डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए जरूरत महसूस हुई किसकी? कुछ अल्टरनेटिव्स की। क्या किए जाए जी? कुछ अल्टरनेटिव ढूंढे जाएं। अल्टरनेटिव किसके? डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए। ठीक है जी। जो हमने कल पढ़ा था ये टॉपिक कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए क्या क्या हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, कोर्ट के अलावा क्या है, कि कोर्ट के अलावा क्या अवेलेबिलिटीज हैं, ये ढूंढनी थी। जब ढूंढा गया तो पता चला कि क्या है जी, हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नए सॉल्यूशंस बनाए गए, या ये कह लो कुछ नए तरीके ढूंढे गए जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्यूट को सोल्व कर सकते हैं। और वो तरीके कौन से मिले जी? आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन। ठीक है जी। इसके अलावा नेगोशिएशन भी होता है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, एक एक करके सारे समझ लेंगे धीरे धीरे। ओके भाई, डन। सबसे पहला क्वेश्चन, ये कह लो आपके ज्यूरिस का सिलेबस का जो सबसे पहला क्वेश्चन पड़ा है, या ये कह लो इस चैप्टर का जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, वो क्या है जी? एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस क्या है। और ये कहाँ पे आता है जी ये टॉपिक? बिल्कुल अंत में, जहां चैप्टर वाइंड अप होता है वहां पे ये टॉपिक हमें मिलता है देखने को। ओके भाई, अब बात सुन लो ध्यान से। पढ़ेंगे कैसे, क्या चीजें होंगी, मैं फिर से बता देता हूं एक बार, जो बच्चे आ जाए हैं उनके लिए। टॉपिक कल मैंने पढ़ाया, देखो हमने पहले टॉपिक का ओवरव्यू लिया। ओके, फिर हमने क्या किया, इसको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन हमने इसको डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको बताया की पॉइंट्स आप हाईलाइट करो। डन। ये होता है क्लास में करने वाला काम, जो मैंने करवाया आपको। नंबर 1 ओवरव्यू, नंबर 2 रीडिंग कंप्लीट, नंबर 3 की पॉइंट्स। ठीक है जी। घर जाने के बाद आप पढ़ोगे, की पॉइंट्स याद करोगे और लिख के रिटन प्रैक्टिस करो। जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसको लिखना आता है, वो की पॉइंट्स नोट करे, वो चार्ट्स बनाए, वो जैसे भी इसको प्रेजेंट करना है टॉपिक को अपने अनुसार करे खुद से। ठीक है, पढ़ने के काफी अच्छे तरीके हैं, मैंने आपको बताए थे, एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, कैसे पढ़ा करो, बिल्कुल साफ सुथरी जगह पे बैठो। मतलब जहां आपको पढ़ना है वहां सफाई रखो। सबसे पहली बात, आप फ्रेशन अप हो, आप भी साफ सुथरे। ऐसा नहीं कि हाँ पढ़ना है, जाकर के बेड पे लेट गए, मॉड्यूल उठा लिया, ऐसे देख रहे हो या फोन से पढ़ रहे हो, नहीं। ठीक है, अच्छे पोस्चर में साफ सुथरी जगह पे जितना कंटेंट पढ़ना है उतना कंटेंट लेकर के बैठो। वही नोट्स या मॉड्यूल
वही कॉपी और पेन और हाइलाइटर बस, और मन को शांत करके कि मुझे इतना काम करना है, जब ये हो जाएगा उसके बाद ही मैं ब्रेक लूंगा। वो काम पूरा, उस मॉड्यूल को रख दो, दूसरा उठा लो, बात खत्म। ऐसे घर जाके इस टॉपिक को पढ़ो, अपने नोट्स में लेकर के आओ, इसे अपने हाथों से लिख करके। ऐसा नहीं कि दोस्त को बोला हाँ भाई नोट्स बना लिए, ला मेरे को भेज दे, टेप लिए, कुछ दिनों बाद हाँ भाई नोट्स बना लिए, लाओ फिर एक काम करो, क्या करो, फोटोकॉपी करवा लेता हूं, मुझे दे दो। ऐसा नहीं, खुद से बनाओ, डेली का काम डेली करोगे, हो जाएगा, अन्यथा इकट्ठा हो जाएगा। पहले मैं पढ़ाऊंगा, दूसरा आप घर जा करके पढ़ोगे, और तीसरा जैसे नेक्स्ट क्लास कि आज अभी लेक्चर हो रहा है तो मैं आपको पहले कल वाला काम बता रहा हूं कि हमने ये पढ़ा था, फिर हम आज वाला शुरू करें। ठीक है जी। कल हमने पढ़ा था अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कि क्या क्या अल्टरनेटिव है। तो हमने ये पढ़ा था कि कोर्ट के पास क्या है जी, कोर्ट इज नॉट इन अ पोजीशन टू बियर बर्डन ऑफ जस्टिस। क्यों? वेरी लार्ज नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स, सो रेजोल्यूशन करना है कैसे? बाय अल्टरनेटिव। कौन से? आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन। इससे क्या होगा? वैल्यूएबल टाइम और मनी बचेगी। अर्जेंट नीड थी एडीआर सर्विसेज को बढ़ाने की। इस चीज के लिए जो ये सोसाइटी रजिस्टर की गई है, जो आईसीएडीआर है, ये वो यूनिक बॉडी है जो इस पे काम करती है और सोसाइटी के तौर पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो मेंटेन करती है पैनल एक्सपर्ट्स का, जो एडीआर के बारे में बताते हैं। ये एडीआर अगर हम फॉलो करेंगे अल्टरनेटिव्स, तो इससे क्या होता है जी, हमारे डिस्प्यूट सोल्व करवा सकते हैं, इन एरियाज में काम करता है। अगर कोई बच्चा आज पहली बार ही बैठा है तो इतना समझ लो सिर्फ कि कोर्ट ने क्या किया जी, कोर्ट के पास बर्डन था, ठीक है, नंबर ऑफ केस काफी ज्यादा है, उसको सोल्व करने के लिए उनके पास टाइम कम था, तो हमें और तरीके ढूंढने पड़े जो हमारे पास ये आए। जब हमने और तरीके ढूंढे तो हमें मिला आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, जिससे हम डिस्प्यूट्स को सोल्व कर सकते हैं। ओके, डन। इतना हमने पढ़ा था। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, आ भी सकता आपके पेपर में, कोई बड़ी बात नहीं। डन। अब हम क्या पढ़ेंगे सुन लो ध्यान से। अब हमारा पूरा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे, और वो क्या है? आर्बिट्रेशन। बोलो भाई, आर्बिट्रेशन। आने वाले 15 लेक्चर सिर्फ हमारा फोकस रहने वाला है किस पे? आर्बिट्रेशन पे। पूरा इसको, पूरे टॉपिक को निचोड़ देंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे। जो कानून है इस चीज से रिलेटेड वो आपको पढ़ना है, इससे ऊपर कोई कानून नहीं। आर्बिट्रेशन का जो लॉ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हम पढ़ेंगे। आज बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं आर्बिट्रेशन है क्या। आने वाले 15 दिनों में आप एक एक करके धीरे 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 आप पूरा सब कुछ इसके बारे में पढ़ लोगे। और जब पूछते हैं ना बच्चे से ये शुरू करने से पहले या सीएस के दौरान, स्कोप क्या है जी? स्कोप ये है, आप चाहो तो आर्बिट्रेशन फील्ड में भी जा सकते हो, आप आर्बिट्रेटर भी बन सकते हो। आई बात समझ में? सिर्फ आर्बिट्रेशन को भी आप अपना करियर बना सकते हो और आर्बिट्रेशन से कमा सकते हो काफी अच्छा। तो चैप्टर है, ना सिर्फ डिस्प्यूट सोल्व करने के लिए है, बल्कि ये अपने आप में एक करियर भी है अगर कोई बनाना चाहे तो। ठीक है जी, बोलो भाई। आर्बिट्रेशन है क्या? तो आर्बिट्रेशन एक प्रोसेस है जी, कोई स्टेप नहीं है, प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ता है। आर्बिट्रेशन क्या है? एक प्रोसेस जिसमें क्या होगा जी, दो पार्टीज के बीच में, जब भी दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो ये क्या करते हैं जी, इस डिस्प्यूट को सोल्व करवाते हैं कोर्ट में ना जा करके। किससे? एक इंडिपेंडेंट पर्सन से। किससे? इंडिपेंडेंट पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसका इन पार्टीज से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये पर्सन ना तो इसका कोई ब्रदर, ठीक है जी, फादर, ठीक है जी, टीचर, स्टूडेंट, मतलब जुड़ा नहीं है किसी भी तरीके से, और ना इससे जुड़ा है। आ गई बात समझ में? यही होता है आर्बिट्रेशन। जब दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट सोल्व करवाया जाता है किसी थर्ड पर्सन से जो इंडिपेंडेंट पर्सन है,
आई बात समझ में? यानी कि जब दो पार्टीज अपना डिस्प्यूट कोर्ट में ना जा करके किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से सोल्व करवाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? सच प्रोसेस इज नोन एज आर्बिट्रेशन। यानी कि देखो ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे प्रैक्टिस किया करो, बोला करो, मैं पहले बता रहा हूं, मैंने ईईटी में भी बताया था, अब मैं बता देता हूं। जो बच्चा हर रोज बोलेगा, अपने दोस्त को सुनाएगा, बोल बोल के प्रैक्टिस करेगा, ठीक है जी, वो आगे इस एग्जाम को क्रैक कर लेगा, अन्यथा फिर चीजें स्पॉइल हो सकती हैं। एक दूसरे से सुना करो। एक टॉपिक हो चुका है, आज अपने दोस्त से पूछो व्हाट डू यू मीन बाय एडीआर। अब वो ऐसे बता रहा है एडीआर ना भाई अलग अलग तरीके होते हैं जिससे ना डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है कोर्ट में बिना जाए। नहीं भाई, ट्राई करो, कोशिश करो, इंग्लिश में बोलेंगे, है ना। आर्बिट्रेशन क्या है? आर्बिट्रेशन भाई एक ऐसा तरीका है जिससे ना कोर्ट में जाए बिना डिस्प्यूट सोल्व करवा सका। नहीं, आर्बिट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा टू पार्टीज, दो पार्टी या ज्यादा, टू और मोर पार्टीज सोल्व देयर डिस्प्यूट विद द हेल्प ऑफ एन इंडिपेंडेंट पर्सन। बात खत्म। इंडिपेंडेंट पर्सन कौन? हु इज नोन एज आर्बिट्रेटर। देखो आप कितने समझदार हो, आपने खुद ने ही बता दिया। इसको क्या बोलेंगे हम, किस नाम से बुलाएंगे? आर्बिट्रेटर। आ गई बात समझ में? ये दो क्या कहलाएंगे? ये बोथ, ये दोनों क्या कहलाएंगी? पार्टीज। ये क्या कहलाएंगी? पार्टीज। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? आर्बिट्रेशन। ये पर्सन क्या कहलाएगा? आर्बिट्रेटर। और खुद बता दो ना, इन दोनों ने ये चीज जहां लिखी होगी कि हम आर्बिट्रेशन से सोल्व करवाएंगे, वो क्या कहलाएगा? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जिसमें इन पार्टीज ने लिखा है कि हम क्या कर सकते हैं जी, हमारे बीच में जो भी कोई डिस्प्यूट होगा उसको किससे सोल्व करेंगे? आर्बिट्रेशन से। तो ऐसा एग्रीमेंट, ठीक है, सच एग्रीमेंट जो क्या बताता है? दैट द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, ठीक है जी, विल बी सोल्व्ड बाय आर्बिट्रेशन। तो सच एग्रीमेंट इज नोन एज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। एंड द पर्सन, ठीक है जी, हु आर गोइंग टू सोल्व देयर डिस्प्यूट, जिनका डिस्प्यूट सोल्व होना है, such persons are known as parties to the agreement. The person who is going to solve the dispute is known as arbitrator. Okay? आर्बिट्रेटर दोनों की बातें सुनेगा, डिस्कस करेगा, एविडेंस मंगवाएगा, सारी चीजों को देखेगा और उसके बाद क्या करेगा? एंड में रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, यानी अपना फैसला सुनाएगा कि सारे एविडेंसेस को, सारी चीजों को देखते हुए आर्बिट्रेटर इस डिसीजन पे पहुंचे हैं, इस फैसले पे पहुंचे हैं। और वो जो फाइनल डिसीजन होता है, वो फाइनल डिसीजन जो ऑर्डर आएगा किसका? आर्बिट्रेटर का, कि अंतिम फैसला ये है, जब वो लिखा जाएगा, तैयार किया जाएगा, उसको पता है हम क्या बोलेंगे? डिक्री तो बोलते हैं किसमें? कोर्ट में। यहां पे क्या कहलाएगा? आर्बिट्रल अवॉर्ड। यहां पे क्या बोलेंगे? आर्बिट्रल अवॉर्ड। उसे हम क्या बोलेंगे? आर्बिट्रल अवॉर्ड। आर्बिट्रल अवॉर्ड इज द फाइनल डिसीजन। आर्बिट्रल अवॉर्ड क्या होता है? फाइनल डिसीजन। किसका? आर्बिट्रेशन। ओके जी, बोलो भाई। ये पर्सन कौन है? आर्बिट्रेटर। एक है तो आर्बिट्रेटर, एक से ज्यादा है तो आर्बिट्रेटर्स, ऐसा बोलते हैं हम। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, लो ये कहता है कि ना इसको फिर इस नाम से ना बुलाओ, इनको ना हम एक नाम ही दे देते हैं, और इनको नाम दिया गया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल समझते हो? ट्रिब्यूनल वो बॉडी होती है जिसका काम ना केस सुनना और फिर फैसला सुनाना होता है, कोर्ट के जैसे। बट वो कोर्ट नहीं होते, दे आर क्वेसी जुडिशियल बॉडीज। रिमेंबर, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, those contract which are not contract in actual but they resembles like a contract, है ना। उसी तरीके से ट्रिब्यूनल जज कह लो या जुडिशरी नहीं है, जुडिशरी जैसे हैं, वो क्या कहलाते हैं?
ट्रिब्यूनल। जैसे कंपनी लॉ के डिस्प्यूट सुनने के लिए नहीं बनाया गया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी। तो इनको आप क्या बोल देते हैं, ये जो पैनल है आर्बिट्रेटर्स का, इसको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बोल देते हैं। जब आर्बिट्रेशन चलती है तो इसको किस नाम से बोल देते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, शुरू से बताओ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या है जी, प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच टू पार्टीज डिसाइड्स टू सोल्व देयर dispute with the help of independent person who is known as arbitrator। ओके, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है जी, डिस्प्यूट सोल्व होता है, किसका, दो लोगों का, दो या दो से ज्यादा। अब कोई कह दे मेरी तो खुद की खुद से लड़ाई है ना, तो वो डिस्प्यूट नहीं है भाई, समझे। वो डिस्प्यूट कहाँ है, वो तो आपके मन में कश्मकश चल रही है ना। ठीक है जी, होता है किसी किसी के साथ ऐसा। तो वहां पे दो पार्टी नहीं है भाई, यहाँ पे कितनी पार्टीज, क्या होगा, पार्टीज, यानी कि कम से कम दो लोग तो होंगे जिनमें क्या होगा, डिस्प्यूट, और उसको क्या किया जाएगा, सोल्व, किसके द्वारा, इंडिपेंडेंट पर्सन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, आर्बिट्रेटर। और जहां पे ये चीज लिखी होगी या डिसाइड की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आई बात समझ में। और आर्बिट्रेटर जो होते हैं, आर्बिट्रेटर्स, उनको किस नाम से बुलाते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। और ये पूरा केस सुन के अंत में जब फैसला सुनाते हैं उसे हम किस नाम से बुलाते हैं जी, आर्बिट्रल अवॉर्ड। समझ गए, पक्का समझदार हो आप, बहुत अच्छी बात है जी। डन जी, वेलकम। ओके, आ गई बात समझ में, यही है। फिर 60 पेज किस चीज के हैं, है ना। एक बात बताओ, मैं तुमसे जानना चाहता हूं, तुम्हें क्या लगता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा, है, सोचो। मतलब इसमें क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे क्या कि आर्बिट्रेटर को भटूरे पसंद हैं, है ना, उसका फेवरेट कलर रेड है, ये मिलेगा, क्या मिलेगा, सोचो। जो दो पार्टी जब एग्रीमेंट करेंगे तो उस एग्रीमेंट में क्या लिखना चाहती होंगी या क्या लिखती होंगी, वो लिखती होंगी हमारे बीच में जब डिस्प्यूट होगा तो हम सोल्व करेंगे किसके थ्रू, आर्बिट्रेशन के थ्रू। डन। और पार्टीज कौन होंगी, किन किन का डिस्प्यूट, कौन कौन सा डिस्प्यूट, और किसके लिए। एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं जी, शॉपिंग नहीं कर रहे जनाब। बताओ, आर्बिट्रेटर कौन होगा, सबसे जरूरी चीज, वो झगड़ा सुलझाएगा कौन, और अवॉर्ड कैसे बनेगा, उसमें क्या लिखा होना चाहिए, जगह कहां, झगड़ा कहां से आती हो गुड़िया, फांसी से आती है। देखो आई बात समझ में, भिवानी से कौन आता है, वो देख लो। हो गया इनका झगड़ा, एक आसी की और एक भिवानी की। आर्बिट्रेटर किसको बना दिया, मेरे को, अपा इसार के। हो गया झगड़ा, अब बता दो कहां सोल्व करें। गुड्डी क्या कहेगी, अपा तो हंसी से बाहर आएंगे नहीं, जिसको भी सुलझाना है झगड़ा आ जाओ हंसी। एंड अदर वन, भिवानी आना पड़ेगा फिर। अब गुड़िया कह रही है चल लेंगे, और मैं तो नहीं जाता, जिसको झगड़ा सुलझाना होगा आ जाएगा ही सार। बोलो भाई, ये चीजें
कहां लिखनी पड़ेंगी? एग्रीमेंट में। देख पा रहे हो कितनी सारी चीजें हैं जो एग्रीमेंट में होनी चाहिए। अब अगला सवाल मेरा बस ये है, मान लो ये ना हो एग्रीमेंट में, फिर कौन बताएगा? मैं तो बस इतना कह रहा हूं, आपा ने ये बोला एग्रीमेंट में ये लिखना है जी, डिस्प्यूट कौन से, आर्बिट्रेटर कौन होगा, जगह कब होगी, टाइम कौन सा होगा, ईटीसी ईटीसी 50 चीज है। अब भाई कह रहे जहां का आर्बिट्रेटर होगा, मैं कह रहा हूं आपने एग्रीमेंट में, अच्छा एक बात बताओ, आप बताओ मुझे, इन दोनों का डिस्प्यूट होने वाला है, इन्होंने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया है, आर्बिट्रेटर कौन होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये दोनों का जानकार होगा। देखो आप एक बात को बताओ, ये गुड़िया कहती है आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लो सर को, आपको पता है वो क्या कह सकती है? सुनील सर को अपॉइंट करो। आई बात समझ में? और ये क्या कहेगी? इनको अपॉइंट करो। यहीं पे आ गया डिस्प्यूट। ले, डिस्प्यूट तो सॉल्व करने के बाद की बात है, डिस्प्यूट सॉल्व करेगा कौन? इस चीज का डिस्प्यूट हो गया। अब भाई समझे? प्लेस कहां पे होगा? आई बात समझ में जी? हर चीज के बारे में लिखना पड़ता है, और इनमें ना लिखा गया हो तो बोलो भाई, फिर कौन बताता? सारी बात छोड़ दो, एक बात, एक और चीज पूछ रहा हूं, आर्बिट्रेटर कितने होंगे? इनका झगड़ा सॉल्व करने के लिए कितने आर्बिट्रेटर चाहिए भाई? एक, दो नहीं हो सकते? दो रख दिए, एक ने बोला ये जीती, दूसरे ने बोला ये जीती, ओड नंबर होना चाहिए, क्योंकि आप खुद समझो ना, इवन नंबर में रख लिए 2 4 6, अब ये ओड नंबर। अब सारी बात छोड़ो, गुड़िया ने बोला जी ओड नंबर होना चाहिए, कल को दिक्कत आ सकती है, वो गुड्डी कहती है अपॉइंट होंगे तो 2 ही होंगे। अब आई बस लिखना तो पड़ेगा ना कहीं पे, इसीलिए तो क्या बनाया एक्ट, कि ठीक है आर्बिट्रेशन तो समझ में आ गया कि आर्बिट्रेशन ये होती है, आर्बिट्रेटर होता है, ये चीजें हैं, सब चीजें हो गई। लेकिन अगर पार्टीज खुद से डिसाइड ना कर पाए, पार्टीज ना बता पाए, फिर क्या करोगे? इसलिए जरूरत महसूस हुई कि एक कानून होना चाहिए जो आर्बिट्रेशन को चला सके अच्छे से, जिसमें हम बता सकें ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा नहीं है तो ऐसा कर लो, अन्यथा आप खुद से डिसाइड कर लो, खुद डिसाइड कर लो, हो गया तो बहुत अच्छी बात, ना हुआ तो एक्ट कहेगा हमारे पास आओ, हम बताएंगे आपको क्या करना है। समझे? तो इस सारी चीज को कंट्रोल करने के लिए, इस पूरी आर्बिट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए बनाया गया क्या? पहला कानून जो हमें पढ़ना है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। कब आया? 1996। इसका जन्म कब हुआ? इसका हैप्पी बर्थडे कब है? डन, बोलो भाई। ठीक है जी, तो ये आपके जूरिस का सबसे पहला एक्ट जो आपको पढ़ना है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। 1996 में बना दिया गया, लागू कर दिया गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बट आप सबको पता है जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे नई नई चीजें आती हैं, नए नए इश्यूज आते हैं हमारे सामने, तो जरूरत पड़ती है लॉ को अमेंड करने की। आई बात समझ में? बोलो भाई। एक्ट की जिंदगी में भी कुछ ऐसे मुकाम आते हैं जहां पे उस एक्ट को अपना स्वभाव, अपनी चीजें बदलनी पड़ती हैं। आ रही है बात समझ में? तो एक्ट में भी बदलाव लाए गए। 2015 में आया एक बदलाव, 2019 में आया, 2021 में आया। वैसे तो चेंजेस आते रहते हैं, अहम अहम चेंजेस, ये अलग अलग टाइम पे आए थे। धीरे धीरे बताऊंगा सारी चीजें। अभी के लिए अपन ने क्या समझा है कि आर्बिट्रेशन है क्या, किसके बीच में होती है आर्बिट्रेशन, करता कौन है आर्बिट्रेशन,
डिस्प्यूट क्या होता है? जहां पे लिखा जाए कि हम तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे, उसे किस नाम से बुलाते हैं जी? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। वो क्या है जी? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। जो डिसीजन आता है उसे हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्रल अवॉर्ड। जब आर्बिट्रेटर आ जाता है, अपॉइंट हो जाता है, तो फिर वो क्या कहलाना शुरू कर देता है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आई बात समझ? बोलो भाई। ये सब बाद में पढ़ा दूंगा, अभी नहीं पढ़ना ये, ठीक है जी। ये कहानी भी किसी दिन बाद में समझाऊंगा, अभी हम यहां से शुरू करेंगे जी। अभी हम यहां से शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पेज नंबर 371, ठीक है जी, जिसमें सबसे पहला वर्ड आता है क्या? आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या है? अब आप तो क्या बताओगे? आर्बिट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच पार्टीज क्या डिसाइड टू क्या सोल्व देयर डिस्प्यूट विद द हेल्प ऑफ हु इज नोन एज आर्बिट्रेटर। एक्ट कैसे बताता है? एक्ट ऐसे बताता है। आर्बिट्रेशन क्या है? बोले जी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज ए ऑफ द एक्ट, ठीक है जी। क्या बताता है? डिफाइंस द टर्म। सबर कर लो जी, बता देंगे कहां सबसेक्शन होता है, कहां क्लोज होता है, सब बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा सबर करो, अभी तुम्हारे अंदर वही भावना आ रही होगी, है ना? कंपनीज एक्ट में तो पढ़ा था सेक्शन 2 क्लोज होता है, आप आगे सेक्शन 2 सबसेक्शन होता है, ठीक है जी। कब कैसे क्या होता है तुमसे ही पूछूंगा। मैंने बोल दिया सबसेक्शन 1, तुमने बोल दिया नहीं सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज ए। छोड़ देते हैं एक बार, कौन सही कौन गलत। एक दिन सिखाऊंगा, फिर आपसे पूछ लूंगा कि बता दो क्या होता है, ठीक है। फिर उस दिन या तो मैं गलत या आप गलत, एक ना एक तो सही होगा। आ गई बात समझ में? अभी इस चीज को भूल जाओ, बोलते क्या है, अभी इस चीज पे फोकस करो। आर्बिट्रेशन क्या है? क्या है आर्बिट्रेशन का मतलब? बोलो भाई। आर्बिट्रेशन हैज टू मीन एनी आर्बिट्रेशन whether or not administered by a permanent arbitral institution, बस। हाँ, कानून ऐसे समझाता है जी, आर्बिट्रेशन का मतलब कोई भी आर्बिट्रेशन जिसे फिर चाहे आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन चला रहा हो या ना चला रहा हो। सर ये आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन क्या है? नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया जी अभी, क्योंकि बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी तो सेक्शन देखो, इन्होंने तो ऐसे बता दिया ये है आर्बिट्रेशन। अभी आप ये समझोगे नहीं, आपको लग रहा है क्या ही मजाक, आर्बिट्रेशन मीन एनी आर्बिट्रेशन, वाह। लेकिन क्या करें, एक्ट को तो ऐसे बताना पड़ता है चीजों को। थोड़ा थोड़ा पढ़ लो धीरे धीरे, फिर दोबारा जिस दिन पूछूंगा आप पढ़ के खुद बात तो सही लिखिए जी, बिल्कुल सही लिखिए। अभी आपको चीजें पता नहीं है, जो धीरे धीरे पता चले। कितने क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको? 2। एक पहला एडीआर एक ही करवाया, दूसरा ये रहा। व्हाट डू यू मीन बाय? और देखो क्या लिखा है, द टर्म आर्बिट्रेटर इज नॉट डिफाइंड इन द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, ठीक है जी। पर वैसे बता देते तुम्हें, बट आर्बिट्रेटर कौन होता है? इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू डिटरमाइन डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स। समझ गए? क्या करोगे? आर्बिट्रेटर अ पर्सन अपॉइंटेड, किस लिए? टू डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब हाँ जी, डिसाइड करने के लिए। क्या? डिफरेंसेस। डिफरेंसेस मतलब अलग अलग चीजें, जो अलग अलग पार्टीज की किसी पॉइंट पे ओपिनियन नहीं मिल रही, पार्टीज की सोच नहीं मिल रही, या पार्टीज के बीच में क्या हो गया जी? डिस्प्यूट। किसमें हुआ है? बिटवीन 2 और मोर पार्टीज बाय देयर म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है जी। अब ये नहीं लिखा कि डिस्प्यूट म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है, कि दोनों ने मिलकर डिसाइड किया चलो लड़ते हैं। ये आर्बिट्रेटर के लिए लिखा है कि आर्बिट्रेटर वो पर्सन है जिसको अपॉइंट किया गया है झगड़ा सुलझाने के लिए। किसका? 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज का। और उसको अपॉइंट किसने किया है? पार्टीज ने खुद से, अपनी म्यूचुअल
आपसी सहमति से। आई बात समझ में? इन्होंने बोला इनको रख लो ना आर्बिट्रेटर, उसने बोला ठीक है जी, तो ऐसे अपॉइंट हुआ है। या फिर उन्होंने बोला कि इन्हें अपॉइंट कर लो ना, इन्होंने बोल दिया ठीक है जी कर लेते हैं। कह रहे इट इज नॉट इनफ दैट द पार्टीज अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर। इन्होंने बोला इनको रख लो, उन्होंने हाँ कर दी, हो गया अपॉइंट। बोलो भाई यस, मुझसे तो पूछ लो, या कुछ पूछना ही नहीं है भाई? पुराने जमाने के रिश्ते थोड़ी हो रहे हैं। मम्मी को पसंद है, पापा को पसंद है, डन, तुमसे क्या पूछना? ऐसा है क्या? है गुड़ियाओं ने डिसाइड कर लिया सर झगड़ा सुलझाएंगे। हाँ, गुड्डी 1 गुड्डी 2, गुड़ियाओं ने क्या डिसाइड कर लिया? झगड़ा कौन सुलझाएंगे? सर। अरे सर से तो पूछ लो ना। तो कह रहे इट इज नॉट इनफ कि पार्टीज अपॉइंट कर ले, द पर्सन हु इज सो अपॉइंटेड मस्ट ऑल्सो गिव हिज कंसेंट। उसकी भी तो मंजूरी ले लो कि वो भी क्या बनना चाहते हैं? आर्बिट्रेटर बनना चाहते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट कंप्लीट नहीं होती जब तक वो एक्सेप्ट ना कर लें। इनको पूछना पड़ेगा सर आर्बिट्रेटर बनना मंजूर है क्या? बोलो भाई बनोगे क्या? और मुझे भी कहना पड़ेगा कबूल है ना, कि आई एग्री टू बी अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर। और इन्होंने पूछा सर आर्बिट्रेटर बनोगे क्या? और मैं कहता हूं चल हट, आई एम ऑलरेडी बिजी, मैं नहीं कर सकता डिस्प्यूट सोल्व, तो कंसेंट लेनी जरूरी है। हमारा आर्बिट्रेटर कैसा हो? बोलो मेरे जैसा नहीं, इम्पार्शियल हो, इंडिपेंडेंट हो। पार्शलिटी समझते हो क्या होती है? भेदभाव करना, साइड ले करते हो? नहीं करते? करते हो किससे? ठीक है जी, ऐसा ना हो कि आर्बिट्रेटर क्या हो जी? पार्शियल हो। पार्शलिटी कैसे आती है? पार्टी के साथ कोई ना कोई इंटरेस्ट हो। कैसा इंटरेस्ट हो सकता है जी? रिश्तेदार हो सकते हैं, बोलो भाई। हाँ, कोई स्टूडेंट हो जी, कि मान लो एक होशियार एक नालायक, वो तुम कर लेना डिसाइड, ठीक है जी, इस चीज को भी कि कौन होशियार है कौन नालायक है, ठीक है, हो जाएगा डिस्प्यूट। तो मेरे को ये लग रहा है कि जो होशियार है उसकी साइड लेनी चाहिए, ठीक है जी, दोनों की तो साइड नहीं ली जा सकती ना, ठीक है जी। हाँ ऐसा है, ठीक है जी। देखो भाई सीधी सी बात है, आर्बिट्रेटर ऐसा हो जो पार्शलिटी ना करता हो, इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल हो, किसी की साइड ना ले, इंटरेस्ट ना जुड़ा हो। इंटरेस्ट कैसे जुड़ा हो सकता है? कोई रिश्तेदारी रिलेशन हो सकता है, फैमिली रिलेशन हो सकता है, ऐसा हो सकता है पास्ट एम्प्लॉयर हो, पास्ट एम्प्लॉई हो, आगे बात समझ में, स्टूडेंट हो, किसी भी तरीके का बिजनेस पार्टनर हो, क्लाइंट हो, कस्टमर हो। तो कोई ऐसा पर्सन ढूंढना जो क्या हो जी? इम्पार्शियल। और ये कौन होगा जिसको अपॉइंट किया गया? ही इज एन एक्स्ट्रा जुडिशियल ट्रिब्यूनल, जिसका डिसीजन क्या होगा? बाइंडिंग होगा। किस पे? पार्टीज पे। एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब कि जुडिशरी से अलग आ गया एक इंसान, जो किस लिए आया? डिस्प्यूट सोल्व करने के लिए, और उसका डिसीजन क्या होगा? बाइंडिंग होगा। आई बात समझ में? बोलो भाई। एनी इंटरेस्ट ऑफ द आर्बिट्रेटर, ठीक है जी। अब मान लो झगड़ा किनका? बोलो भाई, दो गुड्डियों का, जो पार्टीज हैं, ये गुड्डी 1 ये गुड्डी 2, कौन सी गुड्डी है डिसाइड कर लेना, ठीक है जी। आर्बिट्रेटर मुझे अपॉइंट किया है, ये मैं हूं। आई बात समझ में? वेट करो, आर्बिट्रेटर आ रहा है अभी। आई बात समझ में? बोलो भाई। ठीक है, ये मैं आर्बिट्रेटर, ठीक है जी। हम माइक लगा रखे हैं ना, फैसला भी तो सुनाना है, ठीक है जी। ऐसे कैसे? अगला डिस्प्यूट आपका भी हो सकता है, फिर मैं पूछूंगा ऐसे कैसे, है ना।
इससे अच्छा ध्यान दे लो। ठीक है जी। गुड्डी 1 गुड्डी 2 का डिस्प्यूट है। इन्होंने डिसाइड किया है कि हमारा डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर सोल्व करेंगे जी। मुझे अपॉइंट किया है, तो क्या ना हो, एनी इंटरेस्ट ऑफ द आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर का कोई भी अगर इंटरेस्ट है, किसमें, आइदर इन वन ऑफ द पार्टीज, या तो पार्टीज में। कैसे? ऐसे कि मान लो मेरी मौसी की मामी की चाची की बेटी की बुआ की बेटी है ये, ठीक है जी। इतने दूर के इंटरेस्ट काम नहीं करते। इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूं कि कोई रिलेशन है, ठीक है जी, कि मान लो ये गुड़िया मेरी मौसी की बेटी है, आई बात समझ में, कजन सिस्टर है या वट एवर, कोई भी रिलेशन। तो कह रहे एक आर्बिट्रेटर का ना तो पार्टीज में इंटरेस्ट हो और ना ही सब्जेक्ट मैटर में। सब्जेक्ट मैटर मतलब इनका झगड़ा है किन्हीं गुड्स पे, आई बात समझ में। और वो गुड्स मान लो फॉर एग्जांपल या तो मेरे हैं, या उन गुड्स में से एक हिस्सा मुझे भी मिलना है, और मुझे लग रहा है ये जीतेगी तो मेरा हिस्सा मुझे मिल जाएगा, अगर वो जीत गई तो मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिलेगा, मान लो ऐसा। या फिर मान लो कुछ ऐसा है कि गुड्स का झगड़ा है, वो कह रही है गुड्स मेरे हैं, ये कह रही है गुड्स इनके हैं, और मेरा इनसे कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि गुड्स अगर इनको मिल गए तो ये मुझे ही बेचेंगे। आ गया ना इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर में। तो लिखा है आर्बिट्रेटर का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ना तो पार्टीज में ना सब्जेक्ट मैटर में। इंटरेस्ट कैसा? अननोन टू आइदर ऑफ द पार्टीज और ऑल ऑफ द पार्टीज एज द केस में बी। मतलब या तो दोनों को ही नहीं पता, मैं शाना बन गया, इनको बताता ही नहीं कि सब्जेक्ट मैटर में मेरा इंटरेस्ट है, या ऐसा हो सकता है कि गुड्डी 2 ने मुझे पैसे खिला दिए कि साइड ले लेना सर, और गुड्डी 1 को नहीं पता इस बारे में। आई बात समझ में। कोई भी इंटरेस्ट अगर आर्बिट्रेटर का है किसी पार्टी में या सब्जेक्ट मैटर में, जो हो सकता है दोनों को ना पता हो या सबको ना पता हो या एक को ना पता हो, अगर ऐसा हुआ तो इट इज ए डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द आर्बिट्रेटर, यानी कि मैं आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हो पाऊंगा। ठीक है जी। और ये चीज सिर्फ तब अप्लाई होगी जो छुपाया गया है। अगर कुछ छुपाया नहीं, मेरे को जो इंटरेस्ट है मेरा, मान लो वो मैंने इनको भी बता दिया उनको भी बता दिया, ना इनको दिक्कत ना उनको दिक्कत ना मुझको दिक्कत, फिर भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं। कह रहे सच डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाइज ओनली इन केस ऑफ कंसील्ड इंटरेस्ट। कंसील्ड मतलब जो छुपाया गया है। आई बात समझ में। यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट मतलब दिलचस्पी। आई बात समझ में। कुछ लेना देना है किसी पार्टी से या सब्जेक्ट मैटर से। मान लो डिस्प्यूट हुआ और मैंने इनको बोल दिया देखो ऐसा है, इस गुड़िया को मैं जानता हूं। इन्होंने बोला कैसे? कि मैंने बोला कि एक पास स्टूडेंट आता था मेरे पास, उसकी छोटी बहन है ये, और आज से 10-12 साल पहले पढ़ाया था, अब कोई कांटेक्ट है नहीं, तब ही बात हुई थी, बट मेरे को ध्यान आया, ठीक है, देखी देखी सी लग रही है ये, ठीक है, शक्ल मिल रही थी तो मैंने पूछ लिया। कहते हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 10-12 साल पहले पढ़ाया था, अब कांटेक्ट में हो नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पे लागू नहीं होगा कि ये डिस्क्वालिफिकेशन होगी। कह रही है डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ तब काम करती है जब आर्बिट्रेटर कुछ छुपाए। एंड एवरी डिस्क्लोजर विच माइट इज इन द लिस्ट अफेक्ट ऑफ द माइंड्स ऑफ दोज who are proposing to submit their dispute to the arbitration of any particular individual as regards his selection and fitness for the post ought to be made, so that each party may have an opportunity of considering कि whether the arbitration इस person से हम करवाएं या ना करवाएं। अब आप बोलोगे कि एक साथ पढ़ दी लाइन, क्या करूं, बीच में कहीं कोमा नहीं, कहीं फुल स्टॉप नहीं। और लॉ का रूल है जहां फुल स्टॉप आए वहां तक का कंटेंट एक ही लाइन में होगा। हाँ कोमा आता है तो इट मीन्स कि हो सकता है कोमा तो कोमा, मतलब एक कोमा से लेकर के अगले कोमा के बीच में जो कंटेंट है, हो सकता है हम उसको एक बार साइड रख के प्रोविजन को समझ लें। कैसे पढ़ते हैं लो सिखाऊंगा धीरे धीरे। अब ये देखो, ये पूरी एक लाइन है यहां से लेकर के यहां तक। इसका अर्थ क्या बनता है अब समझो, अब पूरे दो इस चीज को कि एवरी डिस्क्लोजर मतलब डिस्क्लोज करना है, हर एक डिस्क्लोजर which might in the list affect of the minds of those who are proposing to their submit their dispute। इस लाइन का क्या मतलब है भाई, बोलो भाई। the minds of those who are proposing to submit their dispute to the arbitration, मतलब वो पार्टीज जो अपना डिस्प्यूट रखने जा रही है, सोल्व करवाना चाहती है। ऐसे कह रहे एवरी डिस्क्लोजर, हर एक डिस्क्लोजर जो प्रभाव डाल सकता है किसके दिमाग पे, माइंड्स ऑफ दोज, उन लोगों के, कौन लोग, जो खुद अपना डिस्प्यूट सोल्व करवाना चाहते हैं। यानी कि हर एक डिस्क्लोजर
जो किसी भी पार्टी के माइंड पे फर्क डाल सकता है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड, या उस इंडिविजुअल को सिलेक्ट करें या ना करें, वो फिट है या नहीं उस पोस्ट के लिए। पोस्ट कौन सी? आर्बिट्रेटर वाली। हर एक डिस्क्लोजर करना जो पार्टीज के माइंड पे अफेक्ट डाल सकता है, पार्टीज को ये सोचने पे मजबूर कर सकता है कि ये इंसान जिसको हम रखने वाले हैं आर्बिट्रेटर के लिए, क्या वो योग्य है भी या नहीं, क्या वो फिट है या नहीं है। हर एक डिस्क्लोजर दे देना। क्यों? ताकि वो डिसाइड कर सके, ताकि उनके पास अपॉर्चुनिटी हो, उनको एक मौका मिल जाए ऑफ कंसिडरिंग, ये सोचने का क्या कि क्या आर्बिट्रेशन हमें इस इंसान से करवानी चाहिए, शुड और शुड नॉट बी, या नहीं करवानी चाहिए। आगे बात समझ। अब इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो कि आर्बिट्रेटर अभी बना तो है नहीं, तो आर्बिट्रेटर वर्ड मत लिखना। द पर्सन हु इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज आर्बिट्रेटर शेल डिस्क्लोज एवरी फैक्ट। आ गई बात समझ में? विच विल अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द पार्टीज। आर्बिट्रेटर अपॉइंट होने जो जा रहा है, यानी कि एवरी पर्सन हु इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज आर्बिट्रेटर शेल डिस्क्लोज एवरी फैक्ट। हर फैक्ट बता दे। किसको? उन पार्टीज को जो अपॉइंट करने वाली। शेल डिस्क्लोज एवरी फैक्ट टू द पार्टीज सो दैट दे कैन टेक अ गुड डिसीजन whether such person should be appointed as or should not be appointed as arbitrator। ओके जी, डन। इतनी बात समझ में आई? बोलो भाई, पक्का? सच्ची? पक्का? पूछना कुछ? डन। आगे क्या लिखा है पढ़ो। पार्टीज में अपॉइंट whom so ever they please to arbitrate on their dispute। पार्टीज किसको अपॉइंट कर सकती हैं? किसी को भी जो उन्हें लगता है कि हमारा डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हैं। एंड यूजुअली द पार्टीज देमसेल्व्स अपॉइंट द आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स। कह रहे वैसे तो आमतौर पे पार्टी खुद ही क्या करती है, आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करती है। इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में कोर्ट भी अपॉइंट कर सकता है आर्बिट्रेटर को और अंपायर को। आर्बिट्रेटर को किस नाम से भी जानते हैं जी? अंपायर। बट यूज हमेशा हर जगह आपको क्या देखने को मिलेगा? आर्बिट्रेटर। The parties to an arbitration agreement may agree। वैसे तुमसे पूछ लेता हूं, ये पार्टी ऐसा भी कर सकती है ना कि या तो ये कह दें कि अभिषेक सर को हम क्या अपॉइंट करेंगे जी? आर्बिट्रेटर। ये ऐसा भी बोल सकती हैं क्या कि हमारा आर्बिट्रेटर कौन होगा ये अभिषेक सर बताएंगे, और वो ऐसा पर्सन ढूंढ के ला देंगे जो इंडिपेंडेंट हो। बोल सकती हैं क्या? बोल सकती हैं। यही तो लिखा है, पार्टीज जो है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में मे एग्री, चाहे तो एग्री कर सकती हैं क्या कि एनी रेफरेंस देयर अंडर, यानी कि जो भी हम रेफरेंस दे रहे हैं वो ये ऐसे लिख सकते हैं कि वी विल रेफर टू अभिषेक गोयल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, कि हम किसको अप्रोच करेंगे? अभिषेक गोयल को। यानी कि दे कैन, वे एग्री, वो एग्री कर सकते हैं। एनी रेफरेंस देयर अंडर, जिसके हम रेफरेंस दे रहे हैं, shall be referred to an arbitrator और arbitrators to be appointed by a person designated in the agreement, जिसको हमने डेजिग्नेट किया है। कैसे? आइदर बाय नेम, या तो ये लिख दिया, या फिर और एज द होल्डर फॉर द टाइम बिंग ऑफ एनी ऑफिस और अपॉइंटमेंट। जो भी जूरिस पढ़ा रहा होगा वो पर्सन हमें क्या करेगा? आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके देगा। यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आर के शुक्ला जी हमारे आर्बिट्रेटर होंगे, कोई भी हो, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट है। डन। ऐसे भी बोल सकते हैं कि आर के शुक्ला जी अपॉइंट करके देंगे आर्बिट्रेटर कौन होगा। आई बात समझ में? और ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि चेयरपर्सन ऑफ सच बोर्ड, कि उस बोर्ड का जो चेयरपर्सन होगा, उस कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो अपॉइंट करके देंगे। यानी कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा, उन्होंने एक पोस्ट लिख दी कि उस पोस्ट को जो भी होल्ड कर रहा होगा वो क्या कर देगा जी? हमारा आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देगा। समझ गए भाई? बोलो भाई। डन। ये होता है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर वो पर्सन है जिसको पार्टीज अपॉइंट करती हैं। सिर्फ पार्टीज के अपॉइंट करने से कुछ नहीं होता, कंसेंट लेनी पड़ती है। आर्बिट्रेटर इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब डिसइंटरेस्टेड और इम्पार्शियल भी लिख सकते हैं जी। आगे बात समझ में? आर्बिट्रेटर का कोई इंटरेस्ट ना हो। कम से कम 7 से 8 पॉइंट में तोड़ लेना इसको।
और ये एक्ट ने नहीं बताया, मैं पहले बता रहा हूं, ये आपके मॉड्यूल में लिखा गया है कि आर्बिट्रेटर ऐसा ऐसा इंसान होता है। लगभग लगभग आज से 12 से 13 दिन बाद एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें कहूंगा देख लो ये पर्सन आर्बिट्रेटर नहीं बन सकता, एक्ट ने कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस दी है, वो बाद में बताऊं। इतनी बात समझ में आई क्या? बोलो भाई। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है कि आर्बिट्रेटर कौन होता है, समझ गए? अब मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं जो खुद पढ़ के आने हैं। एक, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। दो, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तीन, पार्टी। चार, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आ गई बात समझ में? यहां तक ये वाला टॉपिक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। डन? बोलो भाई। आज की क्लास में आपका एक दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रेटर। इसे पढ़ के आना, कोई भी डाउट हो गए तो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे।